अगर कुछ होने वाला है तो हो सकता है कि बीच में चांस दखल दे दे और जो होना है उसका उल्टा हो जाए। जे मानते हैं कि ज्यादा जरूरी है कोशिश करते रहना। हमारे हाथों में बस एक ही बात है कि हम कितनी कोशिशें कर सकते हैं, हम कितनी बार कुछ करने का जज्बा दिखा सकते हैं, हम कितनी बार सही शॉट मार सकते हैं, हम कितनी बार अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जा सकते हैं। कामयाब होने के लिए हमें नाकामी का खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। मगर कई बार ऐसा लगता है कि हमारी लाख कोशिशों के बाद भी ब्रह्मांड हमारे लिए कुछ और तय कर रखता है। हम उन समझ में नहीं आने वाली बातों के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो गजब के इत्तेफाक हैं या फिर भाग्य का खेल? क्या कोई छिपी हुई ताकत हमारी जिंदगी को गाइड कर रही है? ग्रीक माइथोलॉजी में भी 3 फेट्स की बात कही गई है। उनमें से एक देवी जिंदगी का धागा बुनती है, दूसरी उसे मापती है और तीसरी उसे काटती है। शायद हम इससे ही भाग्य के खेल को और उस रैंडम कोइंसिडेंस को समझ सकते हैं जो हमारी जिंदगी को चलाते हैं। या तो हमें इन बातों का मतलब ढूंढना होगा या यह सोचकर चलना होगा कि यह तो होता रहता है। 2001 की गर्मियों में 10 साल की लॉरा बक्सटन ने एक बलून पर अपना नाम पता लिखकर उसे अपने घर के बागीचे से उड़ा दिया। बलून उड़ता हुआ वहां से करीब 225 किलोमीटर दूर इंग्लैंड पहुंचा और वहां नीचे गिरा। वो एक किसान को मिला जो उसके ऊपर लिखा नाम देखकर चौंक गया, क्योंकि लॉरा बक्सटन तो उसके पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची का नाम था। ये एक लकी कोइंसिडेंस है या कुछ और? प्रोफेसर टॉम ग्रिफिथ्स यूसी बर्कले में कॉम्प्यूटेशनल कॉग्निटिव साइंस लैब के डायरेक्टर हैं। टॉम मानते हैं कि लॉरा बक्सटन की कहानी इंसान के तर्क की शक्ति की ताकत और कमजोरी को बयां करती है। अगर आप किसी से पूछें कि ऐसा होने की संभावना कितनी है तो वो शायद इसका ठीक जवाब नहीं दे पाए। हम उन प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं जिससे जुड़े डेटा हमारे पास होते हैं और हम उन नतीजों पर भी पहुंच जाते हैं जो डेटा से काफी आगे होते हैं। हमारे पास जो जानकारी होती है हम उनके आधार पर ही अंदाजे लगाते हैं। इंसान अगर कुछ अच्छी बातें सुन ले तो वो उसके सहारे एक अच्छी खासी कहानी बना सकता है, मगर हम प्रोबेबिलिटी के बारे में अंदाजा लगाने के मामले में बड़े कमजोर हैं और ये नहीं समझ पाते कि किसी घटना के होने की संभावना कितनी है। मिसाल के तौर पर 2 लोगों का एक ही जन्मदिन होने की संभावना कितनी है? 365 जन्मदिन तो हो ही सकते हैं। 365 का आधा करीब 183 हुआ। ऐसे में हम शायद ये सोचें कि अगर कमरे में कम से कम लोग 183 हों तब इस बात की संभावना 50% होगी कि 2 लोगों का जन्मदिन एक ही हो। मगर सच तो यह है कि इसके लिए सिर्फ 23 लोग चाहिए। बात है जोड़ों की। 5 लोग हों तो 10 जोड़े बन सकते हैं, 10 लोग हों तो 45 जोड़े, 15 लोगों में से 105 जोड़े। अगर कमरे में 23 लोग होंगे तो हम अलग अलग 253 तरीकों से जोड़े बना सकते हैं। उनमें से 2 ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका जन्मदिन एक ही हो। कुछ समझ में नहीं आया? बहुत से लोगों की समझ में नहीं आया है। इस बर्थडे प्रॉब्लम पर काफी साइकोलॉजिकल रिसर्च की गई है और उससे पता लगा है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में लोग कॉमन एडिटोरियल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते। सच तो यह है कि जोड़ों की संख्या जिस तरह से बढ़ती है वो नॉन लीनियर होती है, मगर ज्यादातर लोग मानते हैं कि कोई रिलेशनशिप लीनियरली बढ़ता है। उनका मानना है कि जोड़ों की संख्या लोगों की संख्या के मुताबिक बढ़ती है, जिसकी वजह से वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि किसी घटना से जुड़ी इतनी संभावनाएं होती है कि हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। इंसान हर मामले में मीनिंगफुल कनेक्शंस ही देखता है, मगर सच तो यह है कि उन बातों को असली मतलब हम देते हैं। दुनिया में आज करीब 700 करोड़ लोग रहते हैं, तो रोज किसी न किसी के साथ कोई ना कोई कोइंसिडेंस होता ही है। हमारी संख्या इतनी ज्यादा है कि किसी के साथ कोई भी कोइंसिडेंस हो सकता है। कोइंसिडेंस की एक डेफिनेशन तो यह है कि किसी घटना की संभावना 10 लाख में से एक की होती है। मतलब यह कि हर सेकंड कोई ना कोई घटना होती है। हम दिन में करीब 8 घंटे जागते हैं, तो हमारी जिंदगी में हर महीने एक कोइंसिडेंस की संभावना होती है। इस डेफिनेशन से तो यही लगता है कि लॉरा बक्सटन के उस बलून का ब्रिटेन में दूसरी लॉरा बक्सटन तक पहुंचना भी एक कोइंसिडेंस ही था। मगर यह जादू नहीं है।
हमारा दिमाग ऐसे ही पैटर्न और कोइंसिडेंसेस को देखकर यह अंदाजा लगाता है कि यह दुनिया कैसे काम करती है। कई बार हम गलत नतीजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार हम इन कोइंसिडेंसेस के अंदर मौजूद पैटर्न को देखकर बिल्कुल नए तरीके से सोचने लगते हैं। उन पैटर्न की इसी सेंसिटिविटी की वजह से हम कई बार नतीजों के बारे में सोचते वक्त गलत दिशा में चले जाते हैं और हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ कि बच्ची ने एक बलून उड़ाया और वो उसी नाम की एक दूसरी बच्ची को उस जगह से काफी दूर जाकर मिला। हम जिन कोइंसिडेंसेस को देखकर ज्यादा चौंकते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, मगर उनमें से हमें ये भी पता लगता है कि सिंक्रोनिसिटी की एक और फोर्स काम कर रही है जिसकी वजह से दुनिया में ऐसी घटनाएं हो रही है। हमारी दुनिया अनजान और अनिश्चित चीजों से भरी है। हमारा दिमाग उन्हें समझने की कोशिश करता है। हम कुछ बातों को समझ लेते हैं, कुछ को नहीं। मगर हम जिन रहस्यों में उलझे हैं उनमें से एक तो हमें कुछ ज्यादा ही परेशान करता है। हमारी किस्मत कब धोखा देगी। ये साहब दावा करते हैं कि हम लक और प्रोबेबिलिटी की अपनी बढ़ती जानकारी के सहारे मौत की छड़ी को भी चकमा दे सकते हैं। अगर हम भाग्य पर भरोसा करते हैं तो हमें उसके स्याह पहलू को भी कबूल करना होगा। हम में से किसी की भी मौत कभी भी हो सकती है। ज्यादातर लोग तो यही चाहते हैं कि उस वक्त को ज्यादा से ज्यादा टाला जाए। उसके लिए हम बेहतर खाते हैं, कसरत करते हैं, खतरों से बचते हैं। लेकिन क्या इन सबसे वाकई फर्क पड़ता है, या फिर हम सभी लोग अपनी बुरी किस्मत की दया पर हैं? डेविड स्पीगल-हॉल्टर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। ये स्टैटिस्टिक्स के गुरु हैं और इन्हें प्रोबेबिलिटी का युवराज भी कहा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी एक बड़ा ही ट्रिकी सब्जेक्ट है। लोग इसे बड़ा ही टेढ़ा और मुश्किल मानते हैं, और सच तो ये है कि ये सचमुच बड़ा ही टेढ़ा और मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन क्या हमारे लिए ये जरूरी है कि हम भविष्य में होने वाली घटनाओं की हर संभावनाओं पर अभी से अपना दिमाग लगाना शुरू कर दें? डेविड मानते हैं कि आज का समाज बुरी किस्मत पर ओवर रिएक्ट करता है। अनोखी घटनाओं को बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज मिलती है, जिससे लोगों को लगने लगता है कि साइकिल चलाने से उनकी जान जा सकती है। मेरे ख्याल से असली समस्या ये है कि हम जब भी अखबार पढ़ते हैं या टेलीविजन देखते हैं तो अक्सर हम ऐसी ही घटनाओं के बारे में सुनते हैं, मगर हम ये तो कभी सुनते ही नहीं कि वो घटना कितने लोगों के साथ नहीं हुई, क्योंकि उस बात में कोई मजा ही नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि आज लाखों बच्चे स्कूल गए मगर उन्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसी बातें अखबार के फ्रंट पेज पर नहीं छापी जा सकती। अनोखे तरीकों से हुई मौतें अक्सर सुर्खियां बन जाती हैं, क्योंकि हमारा फेट बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है। मगर हमारी एवरेज उम्र के आधार पर डेविड ये अंदाजा लगाते हैं कि कब हमारी मौत हो सकती है। मैं 1950 के दशक की शुरुआत में पैदा हुआ था, और तब मेरे बारे में यही अंदाजा लगाया गया होगा कि मैं 70-75 साल तक जिंदा रहूंगा। मगर अब सुरक्षा के उपाय काफी बढ़ गए हैं और हेल्थ केयर सुविधाएं भी बेहतर हो गई हैं। तो एक एवरेज के मुताबिक मैं 82 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता हूँ। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हर साल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी करीब 3 महीने बढ़ जाती है। हर साल हमारी करीब 3 महीने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, और ऐसा कई दशकों से हो रहा है। हाँ, मेरे जीने के अंदाज से भी ये तय होता है कि मैं 82 साल की उम्र के बाद जिंदा रहूंगा या उसके पहले ही मेरी मौत हो जाएगी। अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो इस बात की पूरी संभावना है कि मेरी उम्र कम हो जाएगी। 2 सिगरेट हमारी जिंदगी से आधा घंटा कम कर देती हैं। एक एवरेज स्मोकर दिन में करीब 20 सिगरेट पी जाता है, मतलब रोजाना उसकी जिंदगी से 5 घंटे कम हो जाते हैं, यानी साल में 1825 घंटे। हाँ, हम कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जिनसे हमारी उम्र बढ़ सके, जैसे कि हमारी रोजाना आधे घंटे की दौड़ हमारे आधे घंटे की जिंदगी बढ़ा सकती है, मगर उसके लिए हमें आधे घंटे तक दौड़ना होगा। हमारी लाइफस्टाइल से हमारी उम्र तय होती है, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुत से स्टैटिस्टिक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी होते हैं। अगर हम रोज एक बेकन सैंडविच खाते हैं तो हमें बाउल कैंसर होने की संभावना 20% बढ़ जाती है। अगर 100 में से 5 लोगों को तो वैसे भी बाउल कैंसर होने की संभावना होती है, लेकिन 100 में से 5 लोगों को तो वैसे भी बाउल कैंसर होने की संभावना होती ही है। इसका मतलब ये है कि अगर वो सभी 100 लोग रोज बेकन सैंडविच खाते हैं तो वो संख्या 5 से 6 हो जाएगी। मतलब 100 में से सिर्फ एक ही बढ़ा, यूं ज्यादा बुरा तो नहीं है। सही तरह से जीने पर उम्र लंबी हो सकती है,
मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपकी मौत अगले पल नहीं हो सकती। जैसे जैसे साल बीत रहे हैं वैसे वैसे डेविड की मौत के खतरे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में वो ये जानते हुए अपनी जिंदगी कैसे बिताएं कि रैंडम चांस उसे कभी भी खत्म कर सकता है। क्या उन्हें सिर्फ आज में जीना चाहिए और खुद को आने वाले हर खतरे से दूर कर लेना चाहिए? डेविड ने इस समस्या से निपटने के लिए माइक्रोमॉट नाम से एक मेजरमेंट बनाया है। इसका मतलब है मौत की बहुत ही छोटी यूनिट। एक माइक्रोमॉट का मतलब है मौत की संभावना 10 लाख में से 1। देखिए, मेरी जिंदगी में इस बात की संभावना एक माइक्रोमॉट है कि मैं किसी एस्ट्रॉइड के गिरने से मारा जाऊं, मगर इस बात की संभावना ज्यादा है कि मैं आम जिंदगी में होने वाली आम घटनाओं से मारा जाऊं, जैसे कि सीढ़ी से फिसलना या किसी कार के नीचे आ जाना। डेविड ने अंदाजा लगाया है कि घोड़े की सवारी से मौत की संभावना सिर्फ आधा माइक्रोमॉट होती है। हैंड ग्लाइडिंग से 8 माइक्रोमॉट होती है। 7,500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ने पर वो 43,000 माइक्रोमॉट पर पहुंच जाती है। ऐसे में हम कहां तक जोखिम उठा सकते हैं? यह शायद इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है। एक 18 साल के इंसान की अगले 1 साल में मरने की संभावना 500 माइक्रोमॉट होती है, मगर डेविड की मौत की संभावना 14 गुना ज्यादा है। इस वजह से वो ज्यादा खतरे उठा सकते हैं। हम चाहे ऐसे ही खतरे उठाएं या हर काम बहुत सोच समझ कर करें, हम हमेशा बुरी किस्मत की दया पर रहते हैं। कार चलाने से ही हमें हर साल करीब 40 माइक्रोमॉट का खतरा होता है। हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए चांस पर भरोसा करते हैं। हम जिन चीजों के बारे में नहीं जानते उनसे बच तो नहीं सकते, मगर उन्हें अपनाकर उनके साथ जी तो जरूर सकते हैं। सच कहें तो हम उनका मजा ले सकते हैं। हम ये नहीं जानना चाहते कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। ये बड़ी अजीब बात है।